नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं जुडिशरी वाला की एप्लीकेशन पर। आज से नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच लाइव हो रहा है। वो बैच जिसकी शुरुआत हमने की थी 26 जनवरी 2024 को, जिसे हम संवैधानिक दिन मानते हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि संवैधानिक दिन पर संवैधानिक सेवा की हम लोग तैयारी करने का संकल्प ले रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूं, वो बैच जिसका बेसब्री से लंबे समय से बच्चों को इंतजार था। इस देश की जो न्यायिक सेवाएं हैं, किसी भी स्टेट की न्यायिक सेवा की बात कर लो, हमने कहा एक ऐसा फाउंडेशन बैच आएगा जो सभी न्यायिक सेवाओं में एस्पिरेंट्स की मदद करेगा। और मेरी खुशी तब और दुगनी हो जाती है जब नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होती है। और वो शुरुआत मैं कर रहा हूं, मुझे मौका मिला। तो क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ कि नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच की शुरुआत संविधान से हो रही है? इसके पीछे भी एक प्रेम्बल हो सकता है। तो एपी सर जो बोलेगा, एपी सर जो सोचेगा, जो आपसे कहेगा सोचने को, जरूर उसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू होगी। देखिए, संविधान से शुरू करने के पीछे जो प्रेम्बल हो सकती है वो ये हो सकती है कि संविधान वो विषय है जिसने इंडिपेंडेंट इंडिया को जन्म दिया। भाई, इंडिपेंडेंट इंडिया को जन्म देने का मतलब है जो मेरी शासन व्यवस्था है, जो इस देश का गवर्नेंस सिस्टम है, उसे किसने जन्म दिया? आजाद भारत में संविधान ने जन्म दिया। तो यदि आप संविधान के साथ इस नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच से जुड़ेंगे तो आने वाले समय में जितने भी लॉज के पेपर आप पढ़ने वाले हैं बेटा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। मैंने हमेशा कहा है कि एक संविधान ही ऐसा पेपर है जिसका डुअल एडवांटेज है, डुअल बेनिफिट है। अगर आप पीसीएसजे के एस्पिरेंट हैं, जो हमारा सब्सटेंशियल लॉ का पोर्शन है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है। कोई स्टेट उसे इग्नोर नहीं कर सकती है, कोई स्टेट और उसका पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं। दूसरा पहलू जो जीके का सेक्शन है, करंट अफेयर का सेक्शन है बेटा, करंट अफेयर में आप पूरे देश के एक बार क्वेश्चंस पेपर को अप्रिशिएट कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। करंट अफेयर में जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर के ऑर्डिनेंसेस, इसी से तो आते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दोनों ही जगहों पर मदद करेगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना हो, कोई हड़बड़ी ना हो। मैं आज चूंकि पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन पर आपका मार्गदर्शन करूंगा, तो आज मैं अपनी रणनीति भी आपसे कई बार साझा करूंगा। उस रणनीति का सबसे प्रमुख हिस्सा हो सकता है कि आने वाले 15 महीने आप अपने एजुकेटर के साथ कोई हड़बड़ी ना करें। मेरे पास एक रणनीति है, एक स्ट्रक्चर्ड रणनीति है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेकर, फैमिली लॉ को लेकर। मैं उसे लेकर आपके साथ आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा बिल्कुल किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करके जो भी पढ़ाऊंगा वो कोर एरिया होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। उससे जुड़े जो बेयर प्रोविजन होंगे उनको अपन इंटरप्रेट करेंगे, उसके कीवर्ड को समझेंगे, उससे जुड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जो पार्ट हैं, जो स्केड्यूल्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बेयर प्रोविजन मैं डिस्कस करूंगा, टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसके जो लेटेस्ट केस लॉ है, जो लीडिंग केस लॉ है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करूंगा। हो सकता है किसी स्टेज पर आपको लगे कि एपी सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अपने एजुकेटर पर, उसकी एक्सीलेंस पर भरोसा रखो। मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट कहा जाता है इस देश में, हजारों लाखों बच्चे कहते हैं। मेरी रणनीति पर भरोसा रखो, बिल्कुल ओपन एंड फ्री माइंड होकर आओ। जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने एजुकेटर के साथ बिल्कुल ओपन माइंड होकर जुड़ो। पहले उसके सब्जेक्ट, उसकी एक्सीलेंस पर भरोसा रखो, देखो वो क्या पढ़ा रहा है, फिर अपने सवाल पूछो। भाई, डाउट होगा तो डाउट क्लियरिंग सेशन को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा? ऐसे ही तो किया जाएगा। तो मैं ये पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये क्लासेस लगभग 4 अप्रैल तक चलेंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो आने वाले 1 महीने में बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके के साथ, आंसर राइटिंग गाइडेंस के साथ, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ, रेगुलर डीपीपी के साथ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। और मेरी मोडस ऑपरेंडाई का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को रटने की केवल कोशिश मत करना। रटना पड़ेगा, याद करना जरूरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं उन्हें अडॉप्ट करने की आदत डाल लो। वो मैं कर लूंगा, मेरा काम है आपसे करवाना, बस आप मेरी बात मानो।
उससे संविधान तैयार होगा। और जितने भी लॉज आप पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में बेटा, आप यकीन मानो रेडी टू सर्व मटेरियल आपके पास रहेगा। हर लॉ को आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिखेंगे, आपका आंसर अलग माना जाएगा, मेरिटफुल माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के साथ मैं आज की सेशन की शुरुआत करना चाहता हूं। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 1। जब भी मैं आऊंगा मेरे लेक्चर नंबर बेटा यहां अंकित रहेंगे कि किस लेक्चर में मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। ठीक है, और जो सब्जेक्ट का नाम रहेगा वहां लिखा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आगे चल के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ। तो आज जो हमारी चर्चा होगी इंट्रोडक्शन पर होगी, बिल्कुल बेसिक चर्चा होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करने के पहले, प्रेम्बल से भी पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पर चर्चा होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जितने भी लेक्चर्स आपको पढ़ाए जाएंगे सारे एजुकेटर इस रणनीति पर काम करेंगे कि आने वाले 2 घंटे हमारी आपसे क्या चर्चा होगी। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो पहले ही आपको प्रस्तुत कर दिया जाए कि जो आपका इंटरनल कंसाइंस है, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो तैयार हो जाए लेक्चर के शुरू होने के पहले, कि आने वाले 2 घंटे जो हमारे मेंटर हैं, कोच हैं, इन सारे बिंदुओं पर हमसे डिस्कशन करेंगे। तो आज जो सबसे पहला मेरा डिस्कशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा पे होगा। ये जो शब्द है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, एग्जामिनर को हम कैसे इसको समझा सकते हैं। फिर नीड फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे, क्या जरूरत है लिखित संविधान की, कितने प्रकार के संविधान होते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हमें देखना पड़ना है कि संवैधानिक विधि क्या होती है। संविधान को समझने के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो विषय है संवैधानिक विधि। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स बेटा नहीं कर पाते अप्रिशिएट। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। फिर हम लोग जो मैंने आपसे कहा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के डिफरेंस को पढ़ेंगे। अंत में जो लेक्चर का एंड पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसे कहते हैं संवैधानिक विधि। तो हम लोग संविधान को पढ़ेंगे, संवैधानिक विधि को पढ़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संवैधानिकता। ठीक है, संवैधानिकता, संविधान, संवैधानिक विधि और संवैधानिकता। और संवैधानिकता और संविधान में क्या अंतर है ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाला है, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। आज के लेक्चर से जो हम सीखेंगे उसे आगे लेकर जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपको आगे लेकर बढ़ना चाहता हूं अपनी पहली स्लाइड पर, जहां मैं आपसे चर्चा करूंगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम चलिए समझते हैं संविधान क्या है। बहुत बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, पीसीएसजे में पूछा जाता है, बच्चे नहीं बता पाते, उन्हें बहुत कुछ याद रहता है लेकिन वो इस शब्द को डिफाइन नहीं कर पाते। तो आज हम लोग सीखेंगे संविधान क्या है। ठीक है, पहले मैं अपनी पीपीटी में जो लिखा है उसे पढ़ता हूं, फिर अपने शब्दों में अपने स्टाइल से आपको समझाऊंगा। किसी भी देश के संविधान की बात केवल भारत की नहीं है, एक संविधान को समझते हैं जो हर देश में है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल अदर लॉज आर मेड एंड एनफोर्स। ठीक है, ये पहला पार्ट है। मैंने आपके लिए लिखा कि संविधान क्या है। संविधान को समझाने में मैंने आपसे कहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। मतलब फंडामेंटल का हिंदी मतलब होता है मूल, मूल तत्व, मूल विधि। संविधान को जब भी पढ़ो, जब भी लिखो, जब भी समझाओ, हमेशा इस शब्द का प्रयोग करो कि संविधान इस देश की मूल विधि है। मूल मतलब जो बिल्कुल नीचे है और जिससे सभी की उत्पत्ति हो रही है, सभी का ओरिजिन हो रहा है। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, it is also, constitution is also sometimes called the grand norm suprema lex और the basic law of the land। ये कुछ उपाधि है जो संविधान को समझाने में दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट ने इस्तेमाल किए। देखिए, आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा या आप अगर लॉ कर रहे हैं तो पढ़ रहे होंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक थ्योरी आती है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसकी है? हैंस कैल्सन की। हैंस कैल्सन ने जो अपनी थ्योरी दी उसमें प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, उसमें बेसिकली हैंस कैल्सन ने ग्रैंड नॉर्म का इस्तेमाल किया। ग्रैंड नॉर्म, ठीक है। अब ये ग्रैंड नॉर्म क्या होता है आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा इस पर रोशनी डालना चाहूंगा।
बेसिकली ग्रंड नॉर्म को यदि आप ब्रेक करते हैं तो एक है ग्रंड, एक है नॉर्म। नॉर्म मतलब कानून, ग्रंड मतलब जो ग्राउंड पर रहे। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनते देखा होगा, मॉल्स वगैरह को बनते देखा होगा, अपने घर को बनते देखा होगा। नहीं भी देखा है तो ये तो पता ही होगा कि आपके घर के नीचे नींव है, उस नींव पर आपका मकान टिका है। वो दिखती नहीं है, लेकिन आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? वो फाउंडेशन। तो हैंस केल्सन अपनी थ्योरी में कहते हैं कि जो सारे कानूनों को, सारे नॉर्म्स को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रंड नॉर्म। ठीक है, तो संविधान के लिए कहा जाता है संविधान एक ग्रंड नॉर्म है, एक ऐसा नॉर्म है जो ग्राउंड पर है और जिसने किसी भी देश के सभी कानूनों को जन्म दिया है। ठीक है, मैंने ऊपर आपको बताया ऑल द लॉज आर मेड एंड एनफोर्स सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप भारत में जितने लॉज की बात करें, मेरी जानकारी के अनुसार भारत में लगभग 1200 से ज़्यादा कानून ऑपरेटिव हैं। अगर सेंट्रल लॉज की बात करता हूं तो 839। तो ये जितने कानून हैं 1200 से ज़्यादा, इनकी ओरिजिन का स्रोत क्या है? संविधान। और जब इनका टेस्ट किया जाएगा कि सही है कि नहीं, वैलिड है कि इलीगल है, इन्हें एनफोर्स किया जा सकता है नहीं, केवल एक कानून है संविधान, जिसके आधार पर इन 1200 से ज़्यादा कानून को इस देश में, अपने देश में बेटा टेस्ट किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो सुप्रीमा लेक्स मतलब, इसे आप जब जोगिंदर कुमार का केस पढ़ेंगे सीआरपीसी में तब भी इस शब्द का यूज हुआ है। तो संविधान क्या है? फंडामेंटल लॉ। संविधान क्या है? ग्रंड नॉर्म। संविधान क्या है? सुप्रीम लॉ। संविधान क्या है? बेसिक लॉ। मैंने जो शुरू में कहा कि एक ऐसा कानून जिसने सब कुछ, इस देश में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है शासन व्यवस्था में, उसका जन्म संविधान से होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केसी वेरे बड़े महत्वपूर्ण हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट। बेसिकली केसी वेरे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे। केसी वेरे, इनका पूरा नाम था केनेथ क्लिंटन वेरे। ठीक है, केनेथ क्लिंटन वेरे ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक थे और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पर इनकी जबरदस्त पकड़ थी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दुनिया में कंटेम्प्रोरी फेडरल थ्योरी चलती है स्टूडेंट्स, वो इन्होंने दी थी केसी वेरे ने। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप बहुत जगह इनके रेफरेंसेस को पाएंगे। बेसिकली इन्होंने एक शब्द इजाद किया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने के लिए। आपने सुना होगा उसके बारे में कि भारत का संविधान फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। तो ये बेसिकली केनेथ क्लिंटन वेरे का शब्द है, उनकी सोच है, जिसने बड़ी डिबेट, बड़े विवाद को जन्म दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगानी पड़ी। आज भी सवाल पूछे जाते हैं। मेरा जो अगला लेक्चर होगा उसमें केसी वेरे के बारे में हम लोग खूब पढ़ेंगे। बहुत जाने माने संवैधानिक वेता हैं। केसी वेरे दुनिया के संविधान के लिए एक परिभाषा देते हैं और बेसिकली 3-4 बिंदुओं में संविधान को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं एक एक बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा बड़े आराम से। ठीक है, केसी वेरे के अनुसार जब संविधान को परिभाषित करने का मौका मिले तो आपको लिखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं दुनिया के देशों की बात नहीं करूंगा, जो भी कहूंगा अपने देश के रेफरेंस में कहूंगा। कोई स्पेशल रेफरेंस होगा तो उस देश का नाम लूंगा। तो यदि मैं भारत में संविधान की बात करता हूं तो ये संविधान ही है जो मेरे गवर्नेंस सिस्टम को, मेरी शासन व्यवस्था को, मेरी सरकार, गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। उसका नेचर क्या होगा, उसका एक्सटेंट क्या होगा। देखो, हमारे शासन व्यवस्था का क्या नेचर है, आप उसे कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप कह सकते हो कि जो हमारी शासन व्यवस्था है वो सॉवरेन है, वो सेकुलर है, वो डेमोक्रेटिक है, वो रिपब्लिक है, वो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट पहले आएगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए। वैसे जो की वर्ड है वो है SSSDR। ठीक है, ये मैं याद भी कराऊंगा जब आपको प्रेम्बल पढ़ाऊंगा। पूछा जाता है कौन पहले कौन बाद में, तो मेरे देश की शासन व्यवस्था क्या है? जो सॉवरेन है, ठीक है ना, जो धर्मनिरपेक्षवादी है, जो प्रजातांत्रिक है, गणतांत्रिक है, समाजवादी है, यही तो है। ये सारे कीवर्ड आपको कहाँ से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल से मिलते हैं। ठीक है ना, तो केसी वेरे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या रेफर करता है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था, सरकार के नेचर और एक्सटेंट को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद केसी वेरे के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, जो कानून बनाती है, जिसके पास लॉ मेकिंग पावर है। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका।
जो न्यायपालिका और विधायिका का संबंध है, अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपको याद भी कराएंगे बाय द टाइमिंग धीरे धीरे। अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करूं, पार्लियामेंट की बात करूं, तो संविधान में जितने भी पार्ट दिए हैं आपको पता होना चाहिए, पार्ट 5 में पार्लियामेंट है, ठीक है। और उसी तरीके से जब राज्य विधानसभा की बात की जाएगी तो आप किसी भी राज्य के हो, आपकी राज्य की राज्य विधानसभा जो है उससे जुड़े प्रोविजन आपको पार्ट 6 में मिलेंगे, ठीक। इसी पार्ट 5 में आपको यूनियन जुडिशरी मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट, और इसी पार्ट 6 में आपको हाई कोर्ट मिलेगी और लोअर जुडिशरी भी मिल जाएगी। तो बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो देश की शासन व्यवस्था के दो सबसे महत्वपूर्ण अंग विधायिका और न्यायपालिका का जो संबंध है वो कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं बताएगा, वो कौन बताएगा, वो संविधान बताएगा। पार्लियामेंट क्या करेगी, लॉ बनाएगी, जुडिशरी क्या करेगी, उसका रिव्यू करेगी, है ना, यही तो संबंध है। पार्लियामेंट अपने जुरिस्डिक्शन में लॉ बनाएगी, नहीं तो फिर जुडिशरी कहेगी हाँ भाई यूनियन लिस्ट कहाँ तुम्हारी, स्टेट लिस्ट का क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। तो ये संबंध है, ये संविधान बतलाता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। तीसरा, केसी वेरे के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, चौथा उसी से जुड़ा रहेगा। संविधान क्या बतलाता है? संविधान बतलाता है कि देश की सरकार और देश के नागरिकों के बीच क्या संबंध है। अच्छा, देश की सरकार का क्या कर्तव्य है? देश की सरकार मतलब मैं विधायिका की बात करता हूँ, लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर का कर्तव्य है कि इस देश के लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया लॉ बनाओ भाई, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन लेके आओ, जिसकी चर्चा हम लोग प्रेम्बल में करते हैं, करेंगे अपनी क्लास में। तो स्टेट का काम है, आप मतलब स्टेट मतलब मैं पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ, कि हमारे लिए लॉ बनाए। लेकिन लॉ बनाने में कहा जाता है, आर्टिकल 13 कई अवसरों पर हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 कहता है कि इस देश की पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर जब भी लॉ बनाएगी, ठीक है ना, वो इस देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये संबंध है ना, आप लॉ मेकिंग बनाओ लेकिन मुझे जो अधिकार संविधान ने दिए हैं आप उसका उल्लंघन नहीं करोगे। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बेसिकली फंडामेंटल राइट को हम लोग निगेटिव ऑब्लिगेशन कहते हैं, जहां हम सरकार से कहते हैं तुम ये नहीं करोगे। लेकिन डीपीएसपी में हम सरकार को कहते हैं तुम ये करो, SC ST का भला करो, महिलाओं का भला करो, लेबर्स का भला करो, मैटरनिटी की बात करो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उठाओ, न्यूट्रिशन को उठाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाओ, इक्वल वेज लाओ, लाइवलीहुड लाओ, फ्री लीगल एड। मतलब आप कहेंगे सर आप तो पूरा 36 से 51 अनुच्छेद बताने लगे। डीपीएसपी में हम सरकार को कह रहे हैं क्या क्या करो। देखो बेटा, क्या क्या करो से ही तो विकास होगा, क्या ना करो से तो बस ये होगा कि चलो भाई आपको ये नहीं करना है। तो बेसिकली जो सरकार का काम है नागरिकों को लेकर, और जो नागरिकों के कर्तव्य हैं और अधिकार हैं शासन व्यवस्था को लेकर, ये जो ताना बाना है, समन्वय है, संबंध है, ये संविधान बतलाता है और कोई नहीं बतलाता, ठीक है ना। तो अगर किसी और लॉ में पार्लियामेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी जाएगी तो पार्लियामेंट उसे मानेगा भी नहीं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फोर फादर्स थे, उन्होंने इस संबंध को, जो संबंध राज्य और सिटीजन के बीच है, उसे संविधान में ही बतलाया है। राज्य की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे PN भगवती के शब्दों में, ठीक है, अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12 में। फिर केसी वेरे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस द ब्रॉड राइट ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन। ध्यान से समझना, मैं अपनी बात करता हूं। मैंने कहा आजाद भारत का जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किया। आपको पता है बेटा पार्ट 3 को क्यों बनाया गया? मेरा जो डेमो लेक्चर है PW की एप्लीकेशन पर, उसमें मैंने बड़े विस्तार में इस विषय को समझाया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता तब भी मेरे पास राइट्स होते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं। लेकिन दुनिया भर की शासन व्यवस्था के लिए ये सोचा गया कि जो नेचुरल राइट है, नैसर्गिक राइट, जो इनएलिएनेबल राइट्स हैं, वो अधिकार जिन्हें मानव से अलग नहीं किया जा सकता, वो अधिकार जैसे ही कोई मानव जन्म लेता है उसे मिल जाता है नेचर से, उन अधिकारों को फंडामेंटल बनाने की जरूरत है कि कोई भी पॉलिटिकल मेजॉरिटी क्यों ना आ जाए देश में, कुछ अधिकारों के साथ छेड़खानी ना की जा सके। इसीलिए इसे संविधान में रखा जाता है कि कोई भी सरकार हो, एक ऐसी सरकार हो जिसके पास 500 से ज्यादा MP हो, ठीक है, वो भी आकर
इतनी ताकतवर सरकार भी आकर हमारे अधिकारों के साथ छेड़खानी ना कर सके। अब तो अपने पास बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन है, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकली है, उसी को इंटरप्रेट करके निकली है। तो बेसिकली जो ब्रॉडर राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, आप कहेंगे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, लाइफ, रिलीजन वगैरह वगैरह, तो ये संविधान बतलाता है। ठीक है, तो यदि एग्जामिनेशन में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है तो आप केसी वेरे को कोट कर सकते हैं, एग्जामिनर को खुशी होगी। और जिन 4 प्रमुख बिंदुओं पर, पॉइंट्स पर केसी वेरे ने कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्यूमेंट के रूप में, फंडामेंटल के रूप में समझाया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एपी सर के साथ एक मेरिट आपको एंटरटेन करने को मिलेगी। एपी सर बिना केस लॉ के सोचता ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो जो मेहनत है ना उस कंटेंट के लिए, उस रिसर्च के लिए, मेरे सब्जेक्ट में आपको नहीं करनी पड़ेगी। खूब सारे केस लॉ दूंगा, जजेस के नाम बता दूंगा, ईयर बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, उसका सब्सटेंस ऑब्जर्वेशन तो बताएंगे ही। तो बेसिकली संविधान को परिभाषित करते हुए भारत की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 2007 में एक बेहतरीन प्रयास किया। ये जो केस है बेसिकली ये 2007 का है, और उस समय हमारे 10वें चीफ जस्टिस हुआ करते थे वाई.के. सबरवाल साहब। ठीक है, उनकी ऑथरशिप में लिखा गया 9 जजेस से, 9 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझाया, आप ध्यान से समझिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करते हुए भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि संविधान एक जीवंत विधि है। जीवंत किसे कहते हैं? जीवंत उस विषय को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं, उस कानून को कहते हैं जो रिएक्ट करे। रिएक्ट मतलब समाज बदल गया, समय बदल गया, सोच बदल गई, जरूरत बदल गई, संविधान भी बदल गया। संविधान में एक संवैधानिक संशोधन नहीं हुए हैं, 106। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया। अब सोचा जाने लगा, समझा जाने लगा कि ठीक है, महिलाओं को आरक्षण देना जरूरी है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो महिलाओं को लेकर स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट है। हमने संविधान को बदल दिया। बहुत लोग आलोचना करते हैं कैसा खराब संविधान है, 106 संवैधानिक संशोधन तुम लोग कर दिए 76 साल में। खराब नहीं है, अच्छा है। हम कहते हैं जो व्यक्ति मर गया है वो रिएक्ट नहीं करता। कहते हैं ना भाई, चेंज को अडॉप्ट करना ही बेसिक नेचर है। तो संविधान बदलती हुई जरूरत के अनुसार खुद को बदलता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है लिविंग डॉक्यूमेंट की संज्ञा का इस्तेमाल करके। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? The constitutional provisions have to be construed having regard to the march of time and development of law। जो मैंने आपको अभी समझाया कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समाज का विकास होगा, जैसे जैसे उस देश के लोगों की सोच का विकास होगा, जैसे जैसे ज़रूरतें खुद को बदलेंगी, संसाधन खुद को बदलेंगे, संविधान भी खुद को बदल लेगा। उदाहरण के लिए आप मुझे ये बताएं, सेक्शन 497 इंडियन पिनल कोड का एडल्ट्री की बात करता है। अब नए कानून में ममता मैम आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 497 एडल्ट्री इंडियन पिनल कोड पहले कॉन्स्टिट्यूशनल था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी थे, ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने कह दिया कि अडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। महिला और उसका शरीर किसी का सब्जेक्ट थोड़ी ना है, हस्बैंड उसका मास्टर थोड़ी ना है। एडल्ट्री को कह दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ट्रिपल तलाक सदियों से ठीक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया शायरा बानो में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट टू प्रिवेसी पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, कहां था? के.एस. पुट्टुस्वामी में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कह दिया नहीं, राइट टू प्रिवेसी है। तो कहने का मतलब है समय के अनुसार चीजें बदलेंगी। लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स कपल, डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। तो आप ये समझिए जैसे जैसे समाज का विकास होगा, चूंकि संविधान एक जीवंत विषय है तो वो स्वयं को बदलेगा। इसे परिभाषित करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ठीक है ना, ये जो शब्द है आपको हमेशा याद करना होगा, चेक्स एंड बैलेंस। ध्यान से समझिएगा इस शब्द के बारे में।
मैं जब संवैधानिकता की चर्चा करूंगा तब भी बेटा चेक्स एंड बैलेंस की बात करूंगा। बेसिकली चेक्स एंड बैलेंस क्या है? संविधान में जहां भी अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो अधिकार सरकार को दिए हों, चाहे वो अधिकार उस हमारे आप जैसे देश की जनता को, वी द पीपुल को दिए हों, संविधान ने हर स्टेज पर चेक्स एंड बैलेंस बिठा रखी है। जैसे मैं किसी भी फंडामेंटल राइट की बात करूं, मैं राइट टू इक्वालिटी की बात करूंगा, आप कहेंगे सर राइट टू इक्वालिटी, मैं कहूंगा रिजर्वेशन, उसकी रेस्ट्रिक्शन। आप कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं कहूंगा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 पढ़ लो, 8 ग्राउंड दिए हैं जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है। आप कहेंगे राइट टू रिलीजन, मैं कहूंगा पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। मतलब हर जगह फंडामेंटल राइट में। और वैसे ही सरकार लॉ मेकिंग पावर की बात कर ले, पार्लियामेंट कहती है हमारे पास लॉ मेकिंग पावर है, बिल्कुल है, लेकिन यूनियन लिस्ट में जो 100 आइटम्स दे रखे हैं उसी पर तो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट लॉ बना ले, सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू भी तो करेगी। तो कहने का मतलब है ये जो चेक्स एंड बैलेंस है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मैं आपको बता सकता हूं। उदाहरण के लिए मैंने अभी आपसे आर्टिकल 13 की चर्चा की, आप आर्टिकल 13 का रेफरेंस चेक्स एंड बैलेंस में डाल सकते हैं, और चेक्स एंड बैलेंस और संवैधानिकता को मैं भी जोड़ दूंगा, ठीक है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिट की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट में 226 रिट की बात करता है, ये भी चेक्स एंड बैलेंस का मुद्दा है। आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट को हटाने की बात करता है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की बात करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हो सकते हैं। आर्टिकल 75, आर्टिकल 74 क्लॉज 3, आर्टिकल 75 पार्लियामेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। मतलब चेक्स एंड बैलेंस इतनी खूबसूरत डॉक्ट्रिन है संविधान की कि जहां भी अधिकार है वहां पाबंदी है। और ये सारे विषय जब हम लोग आर्टिकल 19 की चर्चा करेंगे तब भी हम लोग इस सारे विषयों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया IR कोयलो में, तमिलनाडु के केस में, उसका सार है। मैंने आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा आसान विषय है, लेकिन चूंकि आज इंट्रोडक्शन की क्लास है इसलिए हमें पता होना चाहिए पूरी दुनिया का अगर आप अवलोकन करें, रिव्यू करें, तो यही 3 तरीके के संविधान पाए जाते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं सबकी चर्चा करूंगा। जो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। लिखित या अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान के रूप में आपको पता है भारत, अमेरिका जैसे जो देश हैं उनके पास लिखित संविधान है। और आप यूके की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, इजराइल की बात कर लीजिए, सऊदी अरेबिया की बात कर लीजिए, न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए, इनका जो संविधान है ये लिखा नहीं है, ठीक है ना, अलिखित है। तो एक बार हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। बाकी दोनों जो अगले विषय हैं वो तो बहुत आसान है, बहुत कम समय लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस दे दिया, यूएस, इंडिया एग्जाम्पल हैं बेटा जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूके जैसे जो देश हैं उनके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मे बी ड्रॉन बाय अ कन्वेंशन एज इन द केस ऑफ यूएस। आपको पता है यूएस का जो संविधान है वो 1789 में एनफोर्स हो गया था, ठीक है। 4 मार्च को 1789 को अमेरिका का संविधान प्रभावी हो गया। लेकिन उसके पहले कन्वेंशन हुआ था फिलाडेल्फिया में, मई से सितंबर महीने के बीच में, ठीक है, 1787 में। तो कहा यह जाता है जो लिखित संविधान है वो कन्वेंशन से जन्म ले सकता है, जैसा अमेरिका में हुआ, मैंने आपको उदाहरण भी दिया। या किसी देश में संवैधानिक सभा का निर्माण किया जा सकता है, जैसा भारत में किया गया, पाकिस्तान के लिए किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया, ठीक है। भारत में बेटा संविधान कैसे बना? आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बना। सवाल पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? आप कहेंगे पहले 389 थे, फिर पार्टीशन के बाद 299 बने। सवाल पूछा जाता है पहली बैठक कब हुई संवैधानिक सभा की? 9 दिसंबर 1946। सवाल ये भी पूछा जाता है आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये सारे फैक्ट संवैधानिक सभा से जुड़े हैं। हमारे देश में संवैधानिक सभा ने संविधान बनाया। तो जो लिखित संविधान है वो संवैधानिक सभा बनाती है, वो कन्वेंशंस के माध्यम से भी बनता है, ठीक है।
Although it can be said that written constitutions are modified and supplemented by custom, convention, judicial interpretation. ये भी सही है कि जरूरी नहीं जो लिखा गया संविधान के लिए वही हमेशा बना रहेगा। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, संविधान एक जीवंत विषय है। आप कस्टम की बात कर लीजिए, ठीक है। कस्टम को हम मान्यता देते हैं जब अपन आर्टिकल 3 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे, 3 नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 13 कहता है कि जो देश के कस्टम हैं, जो संविधान लागू होने के पहले से चले आ रहे हैं, वो भी आर्टिकल 13 में लॉ माना जाता है उन्हें भी। भले वो संवैधानिक हो, ट्रिपल तलाक को भी ये लोग कस्टम कहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो आर्टिकल 14, 21 वगैरह के खिलाफ है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ाऊंगा, वहां भी कस्टम को मान्यता देते हैं। तो कहा गया कस्टम भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कन्वेंशंस, बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस हैं जो संविधान में लिखे नहीं हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनका पालन किया जाता है। जैसे एक विषय हंग असेंबली का है। हंग असेंबली जानते हैं क्या होती है? हंग असेंबली होती है जो हंग हो जाए, ठीक है। मतलब सदन में, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में किसकी सरकार रहती है? जिसके पास बहुमत है, ठीक है, जिसके पास बहुमत है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के पास बहुमत नहीं है और कई लोग क्लेम करते हैं हमको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। उस परिस्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास एक डिस्क्रिशन आता है, वो लिखा नहीं है, वो एक कन्वेंशन के रूप में फॉलो किया जा रहा है कि वो किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री, किसी भी सांसद को प्रधानमंत्री बना सकती है यदि राष्ट्रपति या गवर्नर को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति मेजॉरिटी को गेन कर सकता है। उसी तरीके से बेसिकली कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, जैसे शास्त्री जी के केस में हुआ, पंडित नेहरू जी के केस में हुआ, पीएम इफ डाइज इन ऑफिस इंदिरा गांधी जी के केस में हुआ, राजीव जी के केस में हुआ। वहां पर भी बेटा प्रेसिडेंट क्या करता है, बेसिकली इससे जुड़ा जो आर्टिकल नंबर है वो 75 है। इसलिए आपको बताता हूं कि धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी मेरी तरह। तो वहां भी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जिसको लगता है वो सरकार का नेतृत्व कर सकता है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस, अभी मैंने आपको पढ़ाया इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस, सीनियर मोस्ट बनेगा, कन्वेंशन ही तो है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन हैं, वो भी संविधान का पार्ट है। तो जरूरी नहीं जो लिखा है वही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो, ये सारे विषय भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होते हैं। तो इट इज अबाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी एक डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं होता, ठीक है। बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न होते हैं चार्टर में मिलते हैं, एक्ट्स में मिलते हैं, बायलॉज में मिलते हैं, मतलब बिखरे रहते हैं, कोई भी एक जगह नहीं है, ठीक है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी जगह बिखरा है। पहले तो मैग्ना कार्टा 1215 वहां से निकलता है। उसके बाद यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स में पाया जाता है। बिल ऑफ राइट्स कब आया इंग्लैंड में? 1689। उसके बाद एक उनके यहाँ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो क्राउन और डोमिनियन के संबंधों को बतलाता है। स्टैचू ऑफ वेस्टमिंस्टर, ये लगभग 1930 के दशक में आया था, 1931, ठीक है। और भी लिस्ट लंबी हो सकती है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है और फैला हुआ है, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट, स्टैचू ऑफ वेस्टमिंस्टर, एक जगह नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो बेसिकली रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं आशा करूंगा आपको समझ में आया, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और वो मेरी रणनीति का हिस्सा है भाई, कि डाउट के साथ आप मेंस आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। टीचर को 2 मिनट में पता चल जाता है। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मुझे पता है 2 मिनट में टीचर को पता चल जाएगा इसका कॉन्सेप्ट नहीं सही है। नीड फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए नहीं होता रिटन तो क्या हो जाता। आपके पास वेरी स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ कि लिखित संविधान की क्या जरूरत है, क्योंकि अपना लिखित संविधान है, इंट्रोडक्शन की क्लास है।
द फर्स्ट नीड फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अराइजेस फ्रॉम द नीड टू लिमिट द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब आपको पता है पार्लियामेंट का निर्माण क्यों किया गया? पार्लियामेंट का निर्माण इसलिए किया गया कि वो देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, बढ़िया बढ़िया लॉ बनाए और उस लॉ के माध्यम से देश के लोगों का विकास करे, देश के समाज का विकास करे। दुनिया में, भारत में ऐसे सैकड़ों रेफरेंसेस हैं जहां पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर लोगों के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप 1892 का कानून पढ़ते हैं, मॉडले मिंटो पढ़ते हैं 1909 में, 1919 में मॉन्टेक के चेम्सफोर्ड पढ़ते हैं, साइमन कमीशन 1927 पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन कानूनों के खिलाफ विरोध क्यों हुए? कहा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ के लोगों के अधिकारों की बात नहीं कर रही, रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही। इसीलिए यहाँ के नेतृत्व ने, कांग्रेस ने, क्रांतिकारियों ने इन सारे कानूनों का विरोध किया। नहीं तो आज़ादी की जरूरत क्या थी? वही बढ़िया कानून बना देते हमारे ऊपर राज करते। बात केवल कॉलोनियल पीरियड की नहीं है। यदि आप आज़ाद भारत में इंडिपेंडेंट पीरियड में पार्लियामेंट के उन प्रयासों को अप्रिशिएट करने की कोशिश करें जहां हमारे अधिकारों को, यार जिसे कहते हैं, क्रश करने की कोशिश की गई, मैं मानता हूं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, तभी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया। पहला संवैधानिक संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे 9th शेड्यूल जोड़ा गया। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे 9th शेड्यूल में कुछ सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए। बेसिकली 9th शेड्यूल से मतलब है कि अगर 9th शेड्यूल में कहा गया कुछ भी सब्जेक्ट डाल दिया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। 1971 के दौरान 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को छीनने का प्रयास किया, जिसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्राइमेसी देने की कोशिश की, फंडामेंटल राइट की अपेक्षा। उसके बाद आर्टिकल 31C को लाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को छीनता था। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में लाया गया, जिसमें तमाम विषय थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करने के, हमारे फंडामेंटल राइट को कम करने के, इसकी गलतियों को 44 में सुधारा गया। ऐसे बहुत सारे संवैधानिक संशोधन है, तब जाकर बेटा क्या आया, अपना डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया, फिर बाद में उसे मजबूती प्रदान की गई 1980 के बाद। अब ये तो आज़ाद भारत लेकर आई, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बनाएगी, लेकिन पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बनाएगी देश के लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। लेकिन पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी चला ही गया, फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। तो बेसिकली पार्लियामेंट इतनी ताकतवर होती है, तो लिखित संविधान की जरूरत ये है कि हमने बता कर रखा है, मैंने अभी कहा ना 13, 32, 26, 137 वगैरह भी जोड़ लो, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जोड़ लो, जुडिशियल रिव्यू जोड़ लो, ये सारी डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है, ठीक है ना। आर्टिकल 245 में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ाऊंगा। 7th शेड्यूल हम लोग चर्चा करेंगे, इसी बैच में चर्चा करेंगे बड़े विस्तार से। पार्लियामेंट के पास ताकत है, लेकिन उस पर लिमिटेशन भी जरूरी है, ठीक है। तो ये तभी संभव है एक जगह जब ये सारी लिमिटेशन लिखी हो कि पार्लियामेंट क्या नहीं करेगी, ठीक है। चलें आगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। Another reason why countries needed a written constitution was to precisely define in a federation the division of power। कल मैं आप लोगों को फेडरलिज्म पढ़ाऊंगा, संघात्मक संविधान के बारे में पढ़ाऊंगा, और इतना विश्वास है कि कल के लेक्चर के बाद, 2 लेक्चर होंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, आपके मन में रत्ती भर संशय नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, जिसमें केसी वीरे की चर्चा करेंगे। तो फेडरेशन की पहली शर्त है शक्तियों को बांट दो। शक्तियां कैसे बटेंगी अगर लिखित रूप से नहीं होंगी? एक परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी विल इसलिए एग्जीक्यूट करते हैं कि उनके जाने के बाद छोटी सी संपत्ति 2-4-10 करोड़ की यही ना होगी, एक आम फैमिली की संपत्ति, उसमें विवाद ना हो। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी शासन व्यवस्था, इतना ताकत, इतनी पैसा, तो बेटा कहा जाता है कि लिखित संविधान के माध्यम से ही हम डिवीजन ऑफ पावर कर सकते हैं। भाई हमारे यहाँ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की थ्योरी है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो पता चला अगर लिखित संविधान नहीं होता तो पार्लियामेंट म्यूनसिपैलिटी का काम कर रही है, म्यूनसिपैलिटी वाले पार्लियामेंट के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल पर से इन इंडियन सिनेरियो, सब कुछ लिखा हुआ है। तो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है फॉर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है ना, डिस्पर्सल ऑफ पावर।
हमें क्या करना है, हमें बेसिकली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। डिस्पर्सल ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर दो अलग अलग थ्योरी है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे क्योंकि आज इंट्रोडक्शन की क्लास है। तीसरा विषय, विद द डेवलपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स and the concern raised against their violation by international agencies, it was thought to be appropriate by the countries to incorporate human rights in the constitution so that they could be protected in a better manner and in case of their violation an appropriate remedy could be provided। ठीक है, दुनिया की बात छोड़ दो, अपने अनुभव की बात कर लो ना। हम लोग कितने 250-300 साल गुलाम थे, तो गुलामी में क्या हुआ, हमारा जो बेसिक ह्यूमन राइट था उसका सम्मान नहीं किया गया, हमारी डिग्निटी का सम्मान नहीं किया गया। भाई इस देश को आज़ाद कराने में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। क्यों दिया? नहीं देना चाहिए था, उनके राइट टू लाइफ का सम्मान होना चाहिए था। तो माना ये गया वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल सिनेरियो पर, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें राइट्स को प्रिजर्व करो, वो राइट्स जो नेचुरल है, इनएलिएनेबल हैं, बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं, किसी मानव के जन्म के साथ उससे जुड़ जाते हैं, और उस राइट को इतनी इंपॉर्टेंस दो कोई सरकार उसके साथ छेड़खानी ना कर सके। और केवल राइट की बात ना करो, अगर उसका वायलेशन देश की सरकारें करती हैं तो उसकी रेमेडी भी दे दो। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि यदि लिखा नहीं रहेगा संविधान में तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा अलग अलग समय पर। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है अलग अलग इंटरप्रिटेशन करने का। जैसे आप टॉड में पढ़ेंगे यूबी सीबी रेमेडियम, कि जहाँ राइट है वहाँ उसकी रेमेडी भी है। मैंने अभी आपको रिट जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 32 का रेफरेंस दिया, 226 का दिया। क्या कहता है ये दोनों आर्टिकल? फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो हम 32 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फंडामेंटल राइट, लीगल राइट में। तो ये तभी संभव है भाई, 32 को तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा बोला, तो रेमेडी यहाँ दी है, राइट पार्ट 3 में दिया है। ठीक है, तो हमें लिखित संविधान की क्यों जरूरत है, मैंने आपको बड़े आसान शब्दों में बताया। आपको आगे लेकर बढ़ता हूं। ठीक है, अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन केस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल रूल्स रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट दे विल बी स्कैटर्ड ओवर मैनी डॉक्यूमेंट्स, चार्टर, इनेक्टमेंट, कन्वेंशन, यूसेजेस, जुडिशियल डिसीजन। तो फिर दिक्कत होगी एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में, इंटरप्रिटेशन में, है ना। लेकिन हमारे देश में चूंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे तीसरे अपने लेक्चर में, सैलिएंट फीचर में, दुनिया का लेंदियस्ट, दुनिया का बल्कियस्ट, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल संविधान, नहीं तो चलो। फ्लेक्सिबल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का दूसरा प्रकार क्या है, इसे समझ लेते हैं। बेसिकली जो फ्लेक्सिबल और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये नेचर में भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कोरोलरी है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब आसानी से बदल दो, लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? जो आसानी से ना बदला जा सके। हमारे देश में आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसेस को बतलाता है, तीन तरीके से बतलाता है। सिंपल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन। हो सकता है आप नए हो, आप कोई चीज़ ना समझ में आए, अभी समझने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ संविधान को बदलने की प्रक्रिया जो 368 में बतलाई गई है वो बड़ी रिजिड है। यही विषय हम लोग नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। तो दुनिया में 2 तरीके के संविधान, एक फ्लेक्सिबल, एक रिजिड। यूके का संविधान कह दो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट बड़ी ताकतवर है। हमारे यहाँ यूएस जैसा जो संविधान है बहुत रिजिड है, क्योंकि हम लोग फेडरलिज्म की बात करते हैं। फेडरलिज्म वाला जो संविधान होता है वो बहुत कठिन है, बदला जाता है, ऐसा नहीं बदला नहीं जाएगा, लेकिन बहुत कठिनाई से, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी के साथ। तो ये दूसरा प्रकार है। तीसरा फेडरल एंड यूनिटरी, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग कल करेंगे। जिस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के बाद फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों बेटा इंडिपेंडेंट हैं, और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रोविंस की सरकारें होती हैं, प्रोविंसेस की, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से।
ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ठीक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट नहीं और कोऑर्डिनेटेड सरकार की व्यवस्था है, ठीक है। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा है। लेकिन जब मैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा तो बेसिकली यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां पर केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर है, राज्य सरकार कम ताकतवर है। राज्य सरकार, प्रोविंसेस की सरकार सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा ताकतवर है ना। इसे कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। कल इस पर बहुत अच्छी चर्चा होगी। चाइना, क्यूबा, इजिप्ट, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, ऐसे तमाम देश हैं नहीं जहां पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे, रशिया, जहां पर क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ठीक है। तो ये तीसरा प्रकार है। बहुत ज़्यादा अंदर डीप में नहीं जाऊंगा, कल इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज के लेक्चर का, वो है संवैधानिक विधि, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डिफरेंस होता है। एस्पिरेंट जल्दी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, किताबों की भी दिक्कत है कि बहुत अच्छे से वो समझाती नहीं है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब आप संविधान पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है। बेसिकली आप मेरी स्क्रीन पर देखें, मैंने आपके लिए लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, इट मीन्स द रूल विच रेगुलेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब आप संवैधानिक विधि की बात करेंगे तो संवैधानिक विधि का क्या मतलब होता है? संवैधानिक विधि का मतलब होता है, संवैधानिक विधि का मतलब होता है एक ऐसा नियम, ठीक है, जो रेगुलेट करता है स्ट्रक्चर को। किसके स्ट्रक्चर को? जो किसी भी शासन व्यवस्था के प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। हमारे यहाँ कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। हम कहते हैं जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। लेजिस्लेचर इज अकाउंटेबल टू द एग्जीक्यूटिव, सॉरी ध्यान से समझना, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, हम कहते हैं ना। फिर कहते हैं लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 समझाएंगे जब पार्ट 5 पढ़ेंगे। फिर कहते हैं लेजिस्लेचर इज अकाउंटेबल टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जिसे जुडिशियल रिव्यू। तो एक संवैधानिक विधि क्या है? एक ऐसी विधि, एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम, कुछ भी बोल लो, ठीक है, जो देश के प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उन्हें रेगुलेट करता है, पहला विषय, ठीक है। दूसरा विषय क्या है? एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर, जिसे मैंने आपको पहले भी समझाया, केसी वेरे ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी ये कहा। संवैधानिक विधि क्या है? मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। आर्टिकल नंबर 32, सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के केस में, ठीक है। मैंने कहा संवैधानिक विधि वो विधि है जो क्या करती है, एक संस्थान की दूसरे संस्थानों के साथ संबंधों को स्थापित करती है। शुद्ध हिंदी फॉर हिंदी मीडियम एस्पिरेंट। अब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, हम सीधे पहुंच गए आर्टिकल 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट कि देखिए ये लॉ है या उस लॉ का ये प्रोविजन है, हमारा फंडामेंटल राइट इससे वॉयलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर देगी। बेसिकली आर्टिकल 32 बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट है, ठीक है ना। ये जो जाना है सुप्रीम कोर्ट, तो संवैधानिक विधि संस्थानों का, जो प्रिंसिपल संस्थान है उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए जितने संस्थान हैं उनके संबंधों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रूप में स्थापित करती है, ठीक है ना। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। मैं मार्कंडे काटजू का जजमेंट आपको पढ़ाऊंगा, ऑनरेबल जस्टिस 2008 का जजमेंट है, जहां वो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है लेकिन रिस्ट्रेंट भी जरूरी है, और कह रहे हैं कोई संस्थान एक दूसरे से छोटी बड़ी नहीं है, सब बराबर है।
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो संवैधानिक विधि क्या है? जो प्रिंसिपल ऑर्गन के स्ट्रक्चर को रेगुलेट कर रही है, उनके संबंधों को रेगुलेट कर रही है एंड डिटरमिन देयर प्रिंसिपल फंक्शन। पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। कहाँ लिखा है? लॉ मेकिंग पावर 7वीं अनुसूची संविधान। ठीक है, 7वीं अनुसूची को संवैधानिक विधि से जोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेगी? केवल रिव्यू करेगी, लॉ नहीं बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी उसे इंप्लीमेंट करेगी। तो क्या कौन करेगा, ये संवैधानिक विधि डिफाइन करती है। मान लीजिए बेटा पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये तो संवैधानिक विधि का उल्लंघन है। भाई करो, भाई राइट दिया गया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कैसे करना है? भाई बिल है, बिल को इंट्रोड्यूस करना है, दोनों सदनों से मेजोरिटी से पास करना है, प्रेसिडेंट को भेजना है उसकी एसेंट के लिए, आर्टिकल 111 एसेंट की बात करता है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है ये जो पूरी व्यवस्था है, जिस नियम से चल रहा है, उस नियम को कहते हैं संवैधानिक विधि। संविधान क्या है? सब्सटेंस बता दिया। संवैधानिक विधि क्या है? जो रेगुलेट कर रही है उस प्रोसीजर को। ठीक है, द रूल्स कंसिस्ट ऑफ बोथ लीगल रूल्स एंड नॉन लीगल रूल्स। आगे नहीं पढ़ेंगे, मैं तुमको डिफरेंस और अच्छे से बच्चा लोग बताता हूं। तो जब हम संवैधानिक विधि की बात करेंगे तो इसमें लीगल रूल्स भी आएगा और यूसेजेस, जिसे आप कहते हैं नॉन लीगल रूल्स। चलो मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा मेरी स्क्रीन पर। मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, अब यदि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, मेयर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसमें बेयर टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, 395 आर्टिकल, 12 अनुसूची, सारे पार्ट। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्यूमेंट है। ठीक, बेयर एक्ट के रूप में आप कहते हैं कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सब्सटेंस दिया है। फिर सवाल आता है तो संवैधानिक विधि क्या है? संवैधानिक विधि क्या है समझिए। संवैधानिक विधि कॉन्स्टिट्यूशन से एक ब्रॉडर टर्म है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टर्म, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टर्म, जो अपना एप्लीकेशन है। ठीक है, जो उसका एक्सपेंशन है, नेचर एक्सटेंट है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या आएगा, आपको ध्यान से समझना होगा। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करेंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करेंगे तो इसमें ये सारे प्रोविजन तो आएंगे ही, पहली चीज, लेकिन इसके साथ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट भी आएंगे। यहां पर कॉमा लगाइए। ठीक है, मैं अलग स्लाइड में समझाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या आएगा, क्यों ये वाइड है कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से? इसमें सबसे पहले बेयर प्रोविजन आएंगे, जो 395 आर्टिकल्स पार्ट शेड्यूल हैं। उसके बाद इसमें लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट आएंगे। लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट का मतलब मैं समझाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट भी आएंगे। सारे लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट नहीं, ऑर्डिनरी लॉ वाले नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल को एनफोर्स करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को इन्फोर्स करने के लिए देश में बहुत सारे कानून बने हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको जो पिछली क्लास मैंने वाईटी पढ़ ली, एक कानून का रेफरेंस दिया था। उस कानून का नाम है जजेस ट्रांसफर एक्ट 1958। एक और कानून है, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। एक और कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। बहुत सारे ऐसे कानून लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना, जजेस ट्रांसफर एक्ट आर्टिकल 124 में कहा गया अपॉइंटमेंट होगा, ट्रांसफर होगा, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, ट्रांसफर होगा, आर्टिकल 217, उसे रेगुलेट करने के लिए। तो इसे कह दिया गया ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 215 में हाई कोर्ट की पावर है कि अपने कंटेम्प्ट में सजा दे सकती है।
आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट की पावर है, सेम पावर है। उसे रेगुलेट करने के लिए ये कानून बनाया देश की पार्लियामेंट ने, ये भी संवैधानिक विधि है। मिनिमम वेजेस एक्ट, डीपीएसपी कहता है ना, लाइवलीहुड पर काम करो, इक्वल वेजेस पे काम करो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राइट टू लाइवलीहुड फंडामेंटल राइट है, इक्वल पे इक्वल वर्क। रणधीर सिंह का केस आपको पढ़ाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आर्टिकल 21 का पार्ट है। उसे रेगुलेट करने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट आ गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। उसे इन्फोर्स एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करने के लिए देश के पार्लियामेंट ने लोक अदालत वगैरह जो होती है, फ्री लीगल एड जो होता है, आर्बिट्रेशन मीडिएशन का जो मुद्दा होता है, ठीक है, फैमिली लॉ वगैरह में, उसमें एनएलएसए बना दिया। ये कानून भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत सारे कानून हैं। तो बेसिकली इसमें लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट भी आ जाएंगे। तीसरा विषय क्या आएगा इसमें? तीसरा विषय आएगा जुडिशियल डिसीजंस। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए भारत की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बेटा बहुत सारे ऐसे निर्णय दिए जिसने संविधान में एड ऑन कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने 16 से ज़्यादा फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया, जो सिंपल राइट थे। अभी मैंने वाईटी पर पढ़ाया ना, राइट टू डिफेंड वन सेल्फ फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइवलीहुड ओल्गा तेलिस के केस में फंडामेंटल राइट, राइट टू शेल्टर ओल्गा तेलिस के केस में फंडामेंटल राइट, एनवायरमेंट साफ स्वच्छ होना चाहिए फंडामेंटल राइट, एमसी मेहता में कहा गया। मतलब बहुत सारे केस लॉ हैं, फ्री लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन बारबेरस ट्रीटमेंट। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन कर दिया। राइट टू एजुकेशन 21A, तो ये जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से वाइडर टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है ना, रूल है, ठीक है, जो सारे प्रिंसिपल ऑर्गन को, उनके प्रोसीजर को, उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट कर रहा है, और ये सारी चीजें खुद में समेटा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए लिखा। अच्छा, कन्वेंशंस मैंने अभी उदाहरण दिया, हंग असेंबली, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, लोकसभा राज्यसभा बेटा पहले डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, एक ऐसी परिस्थिति आती है। वैसे आर्टिकल 83 में पार्लियामेंट के लिए और आर्टिकल 173 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कहा गया है, इनका जो टेन्योर रहेगा 5 साल का रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट गवर्नर के पास पावर आ जाती है, डिस्क्रिशन आ जाता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का, है ना, मतलब सरकार को संचालित करने का, क्षमा करिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये भी कन्वेंशन है, लिखा नहीं है कहीं। तो ये सारे कन्वेंशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेयर टेक्स्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन से वाइडर है, और ये सारे विषय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा है, ठीक है। चलें आगे। तो संविधान और संवैधानिक विधि को समझने के बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है संवैधानिकता को समझने का, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैंने शायद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को संवैधानिक विधि बोल दिया, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब होता है संवैधानिकता। एक शब्द है संविधान, मैं लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो मेरे बोलने की वजह से। एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हमने कहा संविधान, फिर एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसे हमने बोला संवैधानिक विधि। फिर जो तीसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसे हम कहते हैं संवैधानिकता, ठीक है। ठीक, ये सही है, हिंदी मीडियम के बच्चों खुश हो जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कोनोट्स इन एसेंस लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, और लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, मतलब सरकार के ऊपर प्रतिबंध। इसे हम लोग आर्टिकल 14 में भी पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस के साथ भी पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ेंगे, संवैधानिकता में भी पढ़ रहे हैं। यही बढ़िया तरीका है पढ़ने का, एक बार ऐसा पढ़ो जो हर जगह काम आए, एक ही बार याद करो, हर जगह लिख के आओ, ठीक है। संवैधानिकता का मतलब है एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट।
सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन, स्ट्रिक्चर, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। इट इज द एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी पावर का मतलब क्या होता है बेटा? मनमानी शक्तियां नहीं चलेंगी। एंटीथीसिस मतलब विपरीत। यही सेम विषय जस्टिस भगवती ने आर्टिकल 14 के लिए कहा, ठीक है, ईपी रोयप्पा के केस में पूछा गया है, इसलिए मैंने ईपी रोयप्पा का नाम ले दिया। तो बेसिकली संवैधानिक विधि क्या होती है? संवैधानिक विधि मनमानेपन के विपरीत वाली विधि है जो संवैधानिकता में निवास करती है। ध्यान से समझना, सरकार यदि एब्सोल्यूट होगी, सरकार के पास यदि अनब्रिडल्ड पावर होगी, सरकार के पास यदि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो जो मन होगा वो करेगी। फिर किस बात का पार्ट 3 पार्ट 4 भाई? सरकार के ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस आया, संवैधानिकता आई कि सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है, जहां सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके, ठीक है। तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी का जो सबसे मूल विषय है वो है सरकार मनमानी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है। अ कंट्री मे हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज इन द केस ऑफ डिक्टेटरशिप। ध्यान से समझना, किसी देश में संविधान होने का ये मतलब नहीं है कि उस देश में संवैधानिकता भी निवास करती है। मीन्स अ कंट्री मे हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सारे देशों के पास है, बट व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर ऑल द कंट्रीज, ठीक है ना, कि उनके पास संविधान भी है, संवैधानिकता भी है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, दुनिया के बहुत सारे देश हैं। आप लीबिया की बात कर लो, आप चाइना की बात कर लो, नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, क्या वहां संवैधानिकता है? आप कहेंगे सर संविधान तो है। नॉर्थ कोरिया में कौन सी संवैधानिकता? वहां तो डिक्टेटरशिप है। तो जहां डिक्टेटरशिप है वहां भी संविधान होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं वहां संवैधानिकता हो, वहां ह्यूमन राइट्स के साथ डिग्निटी का पालन किया जाता हो। तो संवैधानिकता मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, हर देश के ऊपर पाबंदी नहीं होती बेटा। बहुत सारी देश की सरकार ऐसी होती हैं जो बिना पाबंदी के काम करती है, ठीक है। अनलिमिटेड पावर जियोपर्डाइज द फ्रीडम ऑफ द पीपुल एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये तो बेसिक सेइंग है कि जहां एब्सोल्यूट पावर रहेगी वहां पर बेटा क्या रहेगी? निरंकुशता। जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने जब देश का संविधान लागू हुआ, ए.के. गोपालन में कहा, इसे मैं आर्टिकल 19 में पढ़ाता हूं। जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। कहने का मतलब है एक वेलफेयर स्टेट की पहली शर्त है रेस्ट्रिक्शन। जैसे मेरे पास फंडामेंटल राइट है, मैं कहूंगा मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप कहेंगे हाँ पढ़ाइए सर, बोलिए, गाना गा सकते हैं आप और स्पीच दे सकते हैं, लेकिन सर गाली गलौज तो नहीं ना करेंगे, सर ऐसा कुछ तो नहीं बोलेंगे ना जिससे दंगे हो जाएं, सर ऐसा कुछ तो नहीं बोलेंगे ना जिससे हम डिफेम हो जाए। मैं कहूँगा हाँ ये तो सही है। मतलब मेरा जो फंडामेंटल राइट है, आपका कर्तव्य है आप मुझे बोलने दोगे, लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिग्निटी का, डिफेमेशन से जुड़े मुद्दे का, वो मेरा भी तो फंडामेंटल ड्यूटी हो सकता है बेटा, कि मैं आपको डिफेम नहीं करूंगा, आप मुझे बोलने से नहीं रोकोगे। उसी तरह सरकार की बात है, सरकार कानून बनाएगी लेकिन उसको चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल रिव्यू करेगी, लॉ नहीं बनाएगी। एग्जीक्यूटिव केवल उसका पालन करेगी, लॉ। मतलब हर जगह लिमिटेशन है। जो मैंने आपको बताया, जब मैंने इंडिपेंडेंस इम्पार्शलिटी ऑफ जजेस आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा कि संवैधानिक निर्माताओं ने क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की पावर प्रेसिडेंट को दी, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि कोई एक संस्थान इतनी ताकतवर नहीं होनी चाहिए कि उसके पास बहुत सारी पावर हो न्यायपालिका के रूप में, और वो खुद ही अपने लोगों को अपॉइंट कर रही है। वो तो जस्टिस ए.एन. रे वाला अगर वाकया नहीं हुआ होता अप्रैल 1973 में, तो कभी कोलेजियम व्यवस्था नहीं आती। संकल चंद के बाद जो मैंने आपको केस पढ़ाए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, वाईटी वाले लेक्चर में, जो बच्चे देखे होंगे वही कोरिलेट कर पा रहे होंगे। इसीलिए कहता हूँ मेरा हर लेक्चर वाईटी पर जब आए उसे 1.5 स्पीड में देख लो, देखो जरूर, उसका नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है, क्योंकि मेरा एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से जुड़ा रहेगा। तो पतंजलि शास्त्री को मैंने आपसे जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट।
Therefore, to preserve the basic freedom and dignity of the individual, a constitution should be permeated with constitutionalism. मतलब एक सफल संविधान के लिए जरूरी क्या है? एक सफल संविधान के लिए जरूरी है कि उस देश में संवैधानिकता भी निवास करे। जब तक संवैधानिकता नहीं होगी किसी काम का नहीं है, कचड़े के ढेर के बराबर है संविधान। तो संविधान की सफलता संवैधानिकता में निवास करती है, इसीलिए मैंने कहा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो मैं ठीक है, आयर कोयलो वाला जो मैंने आपको केस बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वॉज हेल्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नाउ अ लीगल प्रिंसिपल। ठीक है ना, हम इसे लीगल प्रिंसिपल के रूप में मान्यता दे रहे हैं, विच रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल पावर to ensure that it does not destroy the democratic principle upon which it is based। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है संवैधानिकता का मतलब है कि जो प्रजातांत्रिक अधिकार है, प्रजातांत्रिक अधिकार पंडित नेहरू का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, जब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म समाजवाद पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। स्टेट सोशलिज्म डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रजातांत्रिक अधिकार एक ऐसा तंत्र जहां पर प्रजा ही सब कुछ है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, है ना, सब कुछ वही तो है। संविधान की सोर्स ऑफ पावर क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझाते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये इंश्योर करता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं बेटा, ठीक है ना, जिस पर यह देश टिका हुआ है, वो डिस्ट्रॉय ना हो सरकार के द्वारा। आयर कोलो एक जगह याद करो, दो जगह इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, अब मैं अगले 5 मिनट में कुछ इंस्टीट्यूशनल पिलर्स की चर्चा करूंगा। एग्जामिनेशन में जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिखेंगे तो आप इन 5 इंस्टीट्यूशनल पिलर्स के बारे में जरूर लिखिएगा, आपका आंसर बहुत बढ़िया माना जाएगा। ठीक है, बाकी ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन के माध्यम से PDF फॉर्म में, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो इंस्टीट्यूशनल पिलर में जो सबसे पहला विषय है संवैधानिकता को समझने में, कि किसी देश में संवैधानिकता है ये कैसे पता चलेगी? अगर उस देश में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी चर्चा कल वाले लेक्चर में भी होगी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, अब तक आप लोग समझ गए होंगे, जिस देश में संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है ना, वहां की सारी व्यवस्था संविधान से जन्म लेती है, वहां के सारे संस्थान संविधान से जन्म लेते हैं, अपनी पावर को संविधान से डिराइव करते हैं, रेगुलेट भी उसी से होते हैं। मतलब जो कुछ है उस देश में संविधान है। यदि ऐसी व्यवस्था किसी देश में है तो वहां पर संवैधानिकता निवास करती है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, बेसिकली ये जो शब्द हैं ये जस्टिस मार्शल के हैं, और केस का नाम है, अमेरिकन केस है, मैरीबरी वर्सेस मेडिसन। आपको जरूर याद रखना होगा, भारत के केस लॉ के साथ 10-20 ऐसे केस लॉ हैं अमेरिका के जो मैं आपको जरूर याद करवाऊंगा। करना नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, ये शब्द बेटा चीफ जस्टिस मार्शल के हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यदि है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। दूसरा क्या है पिलर? दूसरा पिलर है सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जिस देश में रिस्पॉन्सिबल सरकार है उस देश में संवैधानिकता निवास करती है। रिस्पॉन्सिबल सरकार मतलब क्या है? जिस सरकार के ऊपर लिमिटेशन है, जैसे मैंने आपको आर्टिकल 75 क्लॉज 3 का उदाहरण दिया और कई अवसरों पर दूंगा। ठीक है, जहां पर हम कहते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि लोकसभा हाउस ऑफ पीपल है। मैंने आपसे कहा पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने आपसे कहा कि मेरी सरकार ऐसी है जो फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 13 की वजह से वायलेट नहीं कर सकती। मतलब जिम्मेवार सरकार है, गैर जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार सरकार इसलिए है कि हर पग पर एक प्रतिबंध लगा है। ठीक है, मेरे देश में है संवैधानिकता, मेरे देश की सरकार रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? जिस देश के लोगों
के पास रिप्रेजेंटेशन का मौका हो। मेरे देश में राइट फ्रॉम बिगनिंग, भले हम लोग लिटरेसी रेट बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फोर फादर थे उन्होंने आर्टिकल 326 में एडल्ट सफरेज की बात की। काला, गोरा, अमीर, गरीब, जाति, धर्म, निवास स्थान, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, हम चुनाव लड़ भी सकते हैं। अडल्ट सफरेज का मतलब होता है 18 साल के ऊपर चुनाव में वोट कर भी सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक पर्टिकुलर जो एज है। ये रिप्रेजेंटेशन का फिनोमिना है कि जिस देश में लोगों के पास चुनाव लड़ने का और चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मतलब राइट टू वोट का अधिकार हो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उस देश में बेटा क्या है, संवैधानिकता है। इसमें आप आर्टिकल 19 भी जोड़ सकते हैं बेसिकली, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आएगा, स्पीच आएगा, जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आएगा, जिसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली आएगी। क्यों, हम कहीं भी असेंबली कर लें, हम पॉलिटिकल पार्टी बना लें, हम कुछ भी बोलें, प्रधानमंत्री की बुराई कर दें, क्यों, पार्लियामेंट की बुराई कर दें, राष्ट्रपति के कर दें, सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बुराई करते हैं, क्यों करते हैं? हमारे पास सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। जिस देश में ये दोनों व्यवस्था है उस देश में संवैधानिकता निवास करती है। तीसरा इसका पिलर क्या है? तीसरा इसका पिलर है डिस्पर्सल ऑफ पावर। मैंने आपको पहले भी समझाया, हमारे देश में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, और बहुत सारे मतलब अनुसूचियां जुड़ी हैं, पार्ट्स जुड़ा है, आर्टिकल जुड़ा है, सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो हमारे देश में बेटा बेहतरीन तरीके से, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर तरीके से डिस्पर्सल ऑफ पावर की बात की गई है संविधान में। जिस देश में ऐसा होगा उस देश में संवैधानिकता होगी, क्योंकि वहां पर पावर के लिए फिर झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीसरा इंस्टीट्यूशनल पिलर है संवैधानिकता का। चौथा विषय क्या है इसका? चौथा विषय हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट की महिमा बताई अपने डेमो लेक्चर में, अभी के लेक्चर में, हमारे यहाँ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। ये तरीका नहीं है एग्जाम में लिखने का, मैं हटा देता हूँ इसे, नहीं तो तुम लोग यही कॉपी कर लोगे, ठीक है। वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967 का जजमेंट है ऑनरेबल जस्टिस सुब्बा राव साहब का, ठीक है, जिसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट को कहा ट्रांसेंडेंटल है, उसे कोई नहीं छू सकता, ठीक है। इसमें थोड़ा बदलाव किया गया क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि जिस देश में इंडिविजुअल राइट को प्राइमोर्डियल इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो उस देश में संवैधानिकता निवास करती है, प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। पांचवा विषय संवैधानिकता को समझने में ये हो सकता है क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज्ड जोन। अगर संवैधानिकता की हम बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसी बॉडीज बनानी होगी जो सरकार से डरे ना, सरकार के आगे झुके ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और उसके कर्तव्यों के निर्वहन में देश की कोई सरकार इंटरफेयर ना कर सके। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, मैंने आपको इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी में सफिशिएंटली समझाया, ठीक है। उनका ज्यूरिसडिक्शन है, उनकी पावर है, स्ट्रक्चर है, कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब इलेक्शन होता है तो देश का माई बाप इलेक्शन कमीशन बन जाता है। प्रधानमंत्री भी जब चुनाव लड़ता है तो वो एसडीएम डीएम के सामने खड़ा रहता है, अपने एफिडेविट वगैरह जब सबमिट करता है, इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड करता है एसडीएम डीएम को कि आप प्रधानमंत्री के चुनाव के कागज लेंगे, प्रधानमंत्री खड़ा रहेगा, मतलब जब वो चुनाव लड़ेगा, मतलब इलेक्शन कमीशन इज सो पावरफुल
एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। मैंने डिलिमिटेशन आप लोगों को इतना बढ़िया तरीके से समझाया है। डिलिमिटेशन भी तो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इलेक्शन से जुड़ा मुद्दा है, ठीक है। डिलिमिटेशन आयोग के फैसले को खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकता। सेक्शन 10 डिलिमिटेशन एक्ट 2002 मैंने आपको पढ़ाया। और क्या उदाहरण हो सकता है? और उदाहरण कैग का हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप समझिए, जिस देश में इस तरीके के पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज्ड बॉडी का क्रिएशन संविधान करता हो और कोई नहीं, उस देश में संवैधानिकता निवास करती है, ठीक है। तो मैं फिर से अपनी दूसरी स्लाइड पर आपको लेकर चलना चाहूंगा। हमने आज के लेक्चर में बड़े आराम से तमाम संवैधानिक इतिहास के साथ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, संविधान, लिखित संविधान की ज़रूरत को समझा, संविधान के प्रकार को समझा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संवैधानिक विधि को समझा, संविधान और संवैधानिक विधि में क्या अंतर है उसे समझा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संवैधानिकता को समझा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान और संवैधानिकता के बीच के अंतर को। बड़ा आसान है, तब भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अगले 2 मिनट में। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। 3-4 पॉइंट है, आप एक बार देख लें। तो मैंने एक तरफ लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरफ लिखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, कई चीज़ें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपके लिए लिखा, इट इज़ अ रिटन सेटअप ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज गवर्नड। संविधान बेयर प्रोविजन है, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर को लेकर कुछ नियम बता दिए गए, ठीक है। अब सरकार उसको देखेगी, पढ़ेगी। लेकिन संवैधानिकता क्या है? इट इज़ अ बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। सरकार का विश्वास संविधान के ऊपर। मैंने कहा संविधान होने का ये मतलब नहीं उस देश में संवैधानिकता हो। नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, क्यूबा, इनके पास भी तो संविधान है, लेकिन क्या संवैधानिकता है? वहाँ की सरकार को भरोसा नहीं है संविधान के ऊपर, संवैधानिक मूल्यों के ऊपर। जो मन में आएगा वो करेंगे, ठीक है। इट कैन बी रिटन अनरिटन। संविधान, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है, लेकिन संवैधानिकता इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन एक्ट। संवैधानिकता को कैसे लिखोगे भाई? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो विश्वास है, वो आत्मा है संविधान की सफलता का। मेरा नाम आत्म प्रकाश है, लिख नहीं सकते आत्मा को। उसी तरीके से संवैधानिकता को बेटा विश्वास के रूप में महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इट डिफाइंस प्रोसेस, स्ट्रक्चर, पावर, अथॉरिटी ऑफ गवर्नर, जो सारे विषय हैं, ठीक है ना, सब्सटेंस के रूप में। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या एम है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एम इज टू एडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट एक्ट्स एज अ लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट एंड अपहोल्ड्स द राइट ऑफ सिटीजन। जो मैंने आपको 5 इंस्टीट्यूशनल पिलर बताए, कहने का मतलब है बेटा संविधान ने कुछ बता दिया, लेकिन संवैधानिकता कहती है कि हमारा पर्पस है कि जो संविधान बतला रहा है उसे आत्मसात किया जाए, ठीक है ना। कैसे करोगे? मैंने 5 इंस्टीट्यूशनल पिलर आपको बताए, ठीक। चौथा विषय जो मैंने बताया है अभी तक उसी की पुनरावृत्ति है, उसी को दोहरा रहा हूं। इट कैन बी डेड इफ द पॉलिटिकल सेटअप चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक टू मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दुनिया के तमाम देशों में हुआ, पाकिस्तान का उदाहरण उठा के देख लो। लेकिन संवैधानिकता एक लिविंग और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। जब लिखा ही नहीं है, न रिटर्न है न अनरिटर्न है, जब बिलीफ है, जब मान्यता है, जब आत्मसात करने का विषय है, तो क्या करेगी मिलिट्री सरकार इसका? नहीं, ये मानेगी ही नहीं, बस यही तो होगा। लेकिन जैसे आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कहते हैं ना द सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरीके से बेटा संवैधानिकता का विषय है, मत मानो। इट सेट अप रूल फॉर सिटीजन एंड गवर्नमेंट एंड इट्स रोल टू अपहोल्ड दीज रूल, ठीक है ना। वही बात है कि ये बताती है, ये कहती है कि उस पर अमल करो, एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, आप इसे आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर। तो चलिए, तो आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन नीति फाउंडेशनल बैच का, चूंकि पहला लेक्चर था और हम लोगों ने 4-5 जो की टर्मिनोलॉजी है
जिस पर आगे चलकर हमारी जो आने वाली 1 महीने की क्लासेस है संविधान पर, इसी पर टिकी रहेगी, ठीक है ना। तो मैं आशा करूँगा आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। इसका PDF आपका मैटर ऑफ राइट है, ज़रूर मिलेगा एप्लीकेशन पर। इससे जुड़े 10 से 15 सवाल आपको मिल जाएंगे। आगे चलकर AP सर कॉन्स्टिट्यूशन में आंसर राइटिंग कार्यक्रम को चालू करेगा। आप लिखोगे, मैं रिव्यू करूँगा। एक मेरी हरियाणा की बच्ची है इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई, तो मेरी उससे चर्चा हो रही थी, तो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग बेटा सुबह 8 बजे मिलेंगे, मतलब 23 फरवरी को नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच में। और जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है संविधान की प्रकृति, ठीक है ना, उसे पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जुड़े जो टॉपिक हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर उसको आपने नेचर के साथ जोड़ कर लिखा तो आपका आंसर यूनिक क्रिएटिव माना जाएगा, ठीक है। तो कल का क्या टॉपिक है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं जब कल आऊंगा तो इंट्रोडक्शन पर एक मेंस आंसर राइटिंग का सवाल लेकर आऊंगा। डेली बेसिस पर आपको बेटा सवाल दूंगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी राइट फ्रॉम डे 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने जितना पढ़ाया उस आधार पर एक सवाल आपको मिलेगा। आप अच्छा लिखो, खराब लिखो, इस दुनिया का सबसे खतरनाक आंसर लिख डालो, लेकिन मैं चाहता हूं लिखो 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 लिखो, ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा जब तुम लिखोगे और एग्जामिनर कहेगा गजब आंसर है। तो चलिए कल हम लोग मिलेंगे सुबह 8 बजे फिर से नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। यदि आप कुछ पढ़ के आते हैं तो और अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं इंतजार करूंगा आपके फीडबैक का। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर देना, इससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है। और अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो डाउट क्लियरिंग सेशन भी अपन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें खूब बातें करेंगे, ठीक है। तुम्हारे सारे डाउट्स को दूर किया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।